नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एडवांस सेट में। हमारे द्वारा जितने भी क्वेश्चन कराए जाते हैं सब अपना लेटेस्ट होते हैं। क्वेश्चन को हम अपना पूरी डिटेल के साथ सोल्व करते हुए चलते हैं। ये हमारी हिंदी की सीरीज चलाई जा रही है। यदि अभी तक आप इससे नहीं जुड़े तो आप इससे एक बार जुड़ो। शुरू कर लेते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, सुबह के सूरज किसका महत्वपूर्ण उपन्यास है। पहले भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, यहां भी पूछा गया है फिर से। सुबह के सूरज किसका महत्वपूर्ण उपन्यास है। शैलेश मटियानी, शेखर जोशी, राजेश जोशी या गजानंद माधव मुक्तिबोध। तो ये महत्वपूर्ण किसका उपन्यास है, तो बताना शैलेश मटियानी जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है सुबह के सूरज। उसके बाद नेक्स्ट इस पॉइंट में हम अपना कंप्लीट कर लेते हैं हमेशा के लिए शैलेश मटियानी जी को। इनसे जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे एग्जामों में आए हैं सबको मुश्किल से 2 से 3 मिनट में अपना कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाहर कुछ नहीं आता, यही क्वेश्चन बनते हैं शैलेश मटियानी जी से। बात कर लेते हैं इनके जन्म के बारे में। 14 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म होता है बाड़ेछीना अल्मोड़ा में। तो संबंध कहां से, अल्मोड़ा। और मृत्यु 2001 दिल्ली में इनकी मृत्यु होती है। कुछ पुरस्कार है जो महत्वपूर्ण है, जैसे 1984 में इन्हें फणीश्वर रेणु पुरस्कार दिया गया महत्वपूर्ण रचना मुठभेड़ के लिए। 1992 में इन्हें कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोनों उपलब्धि याद रखना। अब बात कर लेते हैं इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पहले देख लेते हैं जो दी गई है। 2 दुखों का एक सुख, दूसरे के लिए सफर पर जाने से पहले, हारा हुआ, पाप मुक्त, प्रेत मुक्त। दोनों मुक्त याद रखने, पाप मुक्त और प्रेत मुक्त। हत्यारे, बर्फ की चट्टाने, जंगल में मंगल, महाभोज, चील, प्यास और पत्थर। नाच, जमूरे नाच इंपोर्टेंट है याद रखना। भेड़े और गडरिए, डब्बू, मलंग। रहमतुल्ला, पोस्टमैन, अर्धांगिनी, जुलूस, महमूद। ऋण, रुका हुआ रास्ता, एक शब्दहीन नदी, मिसेज ग्रीनवुड। मेरी 33 कहानियां, कहानियां वाला जो कॉन्सेप्ट है शैलेश मटियानी के साथ जुड़ा हुआ याद रखना। मेरी 33 कहानियां, मेरी प्रिय कहानियां, सुहागिनी तथा अन्य कहानियां, अतीत तथा अन्य कहानियां, माता तथा अन्य कहानियां, भविष्य तथा अन्य कहानियां, अहिंसा तथा अन्य कहानियां। अब देखो अन्य कहानियां वाला जो कॉन्सेप्ट है, इनकी 7-8 रचनाएं हैं, आपको याद रखना है। और जो याद रखना है मुक्ति के साथ भी आएगी, जैसे पाप मुक्त और प्रेत मुक्त। दोनों मुक्त भी आपको यहीं पर मिलेंगे। तो इस तरह से आप 8-10 तो इसी तरह से याद कर लो, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखते हैं जो इनके उपन्यास है हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला ही जो दिया गया है, बोरीवली से बोरी बंदर, महत्वपूर्ण उपन्यास है, इंपोर्टेंट उपन्यास है, पूछा गया है हमारे ही पेपर में। नेक्स्ट, छोटे छोटे पक्षी, कबूतर खाना, हौलदार, चिटरी सेन, तिरिया भई न काट की, एक साथ है तिरिया भई न काट की। किस्सा, नर्मदा बहन, गंगूबाई। चौथी मुट्ठी, बारूद और बाचुली, मुख सरोवर, मुख सरोवर के हंस। नेक्स्ट, एक मुठ सरसों, बेला हुई अभेर, कोई अजनबी नहीं, 2 बूंद जल, भागे हुए लोग, पुनर्जन्म के बाद। उसके बाद नेक्स्ट, जल तरंग, बर्फ गिर चुकने के बाद, उगते सूरज की किरण, राम कली, सर्पगंधा, आकाश कितना अनंत, महत्वपूर्ण रचना पूछी गई है। उसके नेक्स्ट, उत्तराखंड, डेरे वाले, सावित्री, गोपुली, गपूरन, 52 नदियों का संगम, अर्ध कुंभ की यात्रा। 52 नदियों का संगम, अर्ध कुंभ की यात्रा महत्वपूर्ण है, याद रखना। मुठभेड़, नागवल्लरी, माया सरोवर। नेक्स्ट, चंद औरतों का शहर, शक्ति ही जीवन है। बाल उपन्यास, यहीं से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है, बाल उपन्यास पूछा गया है। देखते हैं कौन सा है। मातुम आओ, हाथी और चींटी की लड़ाई, भरत मिलाप। नेक्स्ट, बिल्ली के बच्चे, मुड़ मुड़कर मत देख, जो पूछा गया है सुबह के सूरज। और नेक्स्ट, फूलों की नगरी। ये सारा जीवन परिचय किसके बारे में, शैलेश मटियानी। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाहर कुछ नहीं है। ये हमारा साहित्य समाप्त करने का, इसी तरह से हम अपना जितनी भी हमारी वीडियो होंगी सब में अपना कंप्लीट करते हुए चलेंगे। क्लियर है। तो ये सब
किसके बारे में थी? शैलेश मटियानी जी के बारे में। जितने भी थे हमारे सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। तो ये जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुबह के सूरज किसका महत्वपूर्ण उपन्यास है? शैलेश मटियानी जी का है। सही है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। बताइए, क्वेश्चन दिया गया है यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? पत्र लेखन से क्वेश्चन है, जितने टॉपिक हैं सभी से उठे होंगे, कोई ऐसा टॉपिक नहीं होगा जहां से क्वेश्चन ना उठाया गया हो। यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहते हैं? तो बताना, जब कभी सभी राज्य सरकारों को पत्र भेजा जाए तो उसे क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, ये भी हमारा पत्र लेखन से। और क्या दिया गया है? अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? जो अधिसूचना होती है उसका प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है? पहले दिया गया आदेश, कर्तव्य, नियम या अधिकार। अधिसूचना का अधिकार में भी आता है, नियम में भी आता है, आदेश भी आता है। किसके अंदर नहीं आता? कर्तव्य के अंदर इसका प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे ही एग्जाम में क्वेश्चन ये सब पूछे गए। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बताइए, काकल्य ध्वनि पूछिए। काकल्य ध्वनि होती है कौन सी ध्वनि हमारी जो काकल्य होती है? बताइए, काकल्य ध्वनि। तो काकल्य ध्वनि क्या होती है हमारी? तो याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया हमारा उष्म संघर्षी से। और ये कितने होते हैं टोटल? 4 होते हैं। जैसे से, नेक्स्ट से, और फिर श, और लास्ट में आ जाता हमारा है। तो ये जो है होता हमारा, जो उष्म संघर्षी होता है, ये क्या होता है हमारा? काकल्य ध्वनि होता है। क्या होता है? काकल्य ध्वनि होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसकी परिभाषा भी पूछी जाती है, आपको याद रखना। तो बताना, जिसका उच्चारण करते समय, जिसका उच्चारण करते समय हमारा मुख खुला रह जाए। जिसका उच्चारण करते समय हमारा मुख खुला रह जाए उसे क्या कहते हैं? हम काकल्य ध्वनि कहते हैं। ये काकल्य ध्वनि की परिभाषा है। काकल्य ध्वनि होता क्या है? तो जो हमारा दिया गया है हमारा काकल्य ध्वनि होता है। इसके बाद नेक्स्ट, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे ही हम हंस पद बोल देते हैं। और इसका ही अन्य नाम इसे ही बोलते हैं हम स्वर यंत्र। इसी के नाम है। और उच्चारण के आधार पर क्या होता है? ये हमारा कंठ होता है। तो ये सारी जानकारी किसके बारे में है? हमारे है के बारे में है। क्वेश्चन पूछा गया था काकल्य ध्वनि से। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा हमारा ए हो जाएगा। है हमारा क्या है? काकल्य ध्वनि भी है, हंस पद है, स्वर यंत्र है और कंठ होता है। और उष्म संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत तो आता ही है। इतनी चीजें क्लियर है। और विशेषता पर भी जाओगे इसकी तो और चीजें पढ़ लेते हैं। ये जो हमारा है होता है, ये हमारा सघोष होता है। क्या है महोदय? सघोष होता है। और नेक्स्ट महाप्राण होता है। इसके बाहर इससे कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। टोटल आप देख सकते हो, ये है किस बारे में सारी जानकारी आपके पास उपलब्ध करा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। बताइए, क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन पूछा गया है एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी होती है? एक मात्रिक स्वरों की संख्या पूछी गई है। एक मात्रिक स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है? बताइए। जो हमारे एक मात्रिक स्वर होते हैं इसे ही क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। तो एक मात्रिक का नाम ही मूल स्वर है। और एक मात्रिक का नाम क्या होता है हमारा? ह्रस्व स्वर है। ठीक है, अब आप बता सकते हो जो हमारे मूल स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, उसे ही एक मात्रिक कहते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। चारों को आपको याद रखना है। पहले हमारा ए आता है, ई, उ और री आते हैं। तो टोटल हो गए हमारे 4। तो एक मात्रिक स्वरों की संख्या ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, 4 होती है। एक मात्रिक स्वर को ही क्या बोलते हैं? हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। और एक मात्रिक को ही हम क्या बोलते हैं? मूल स्वर बोलते हैं। इसी के नाम है। क्वेश्चन पूछने के तरीके अलग अलग होते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप कंप्लीट करते हुए चलो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए, सब क्वेश्चन हमारे लेटेस्ट होते हैं, सब एडवांस वाले क्वेश्चन होते हैं।
बताइए क्वेश्चन का क्या आंसर हमारा दिया गया है। वह परसों ही जाने की तैयारी में है। इस वाक्य में परसों किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण हमारे अभिकारी होते हैं, आपको याद रखना है। क्रिया विशेषण क्या होते हैं? अभिकारी होते हैं। क्रिया विशेषण के अगर भेद आपसे पूछे जाए तो बताना क्रिया विशेषण के भेद हमारे 4 होते हैं। ठीक है, 4 कौन कौन से होते हैं तो बताना। एक होता हमारा स्थानवाचक, जिससे एक जगह का पता चलता है। एक होता कालवाचक, जिससे एक समय का पता चलता है, टाइम। एक होता रीतिवाचक, जिससे एक तौर तरीके का पता चलता है, ढंग तौर तरीका। एक होता है परिमाणवाचक, जिससे नापतोल का पता चलता है। ठीक, और क्वेश्चन क्या पूछा गया है? परसों बताना है। अब परसों से क्या है? जैसे कल, परसों, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, ठीक है, या 4 घंटे, 5 घंटे। इस समय किसका पता चलता है? एक समय का पता चलता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। परसों होता 1 साल, 2 साल, 10 साल, कुछ भी होता हमारा कालवाचक हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्रिया विशेषण से क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, मोहन तुमसे चौगुना काम करता है। इस वाक्य में विशेषण पहचानना है। बताइए, विशेषण से क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते रहते हैं। ठीक है, विशेषण के बारे में जो आपको महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि विशेषण के हमारे कितने भेद होते हैं तो बताना। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4। चारों कंठस्थ होने चाहिए। पहला होता है गुणवाचक, दूसरा होता है आपका संख्यावाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, और लास्ट होता हमारा सार्वनामिक या संकेतवाचक। क्लियर है? तो याद रखना कितने भेद होते हैं हमारे? 4 भेद होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, मोहन तुमसे 4 गुना। अब बात कर लेते हैं जो गुने पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया हमारा निश्चित संख्यावाचक से, और निश्चित संख्यावाचक में एक हमारा भेद होता है आवृत्तिवाचक। इसमें क्या क्या चीजें आती है? जैसे 2 गुना, 3 गुना या 10 गुना, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आवृत्तिवाचक हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आवृत्तिवाचक, जो गुने पर आधारित होता है। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, सब हमारा क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक। नेक्स्ट बताइए क्या दिया गया है? नए वाले सिलेबस में जोड़े गए हैं हमारे काल, और काल से ही हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो बताना। शाब्दिक अर्थ होता है समय। एक समय का पता चलता है काल से, जो बीता हुआ था, जो चल रहा है और जो आने वाला है, जो आप पढ़ते हो, पास्ट, प्रेजेंट और भविष्य। तो काल होता है, शाब्दिक अर्थ काल होता है, समय होता है, याद रखना। क्वेश्चन क्या दिया गया है? पक्षी उड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सा काल है? बताइए। देखो, पक्षी उड़ रहे हैं, एक नॉर्मल बोला गया है कि पक्षी उड़ रहे हैं, और जब हमने देखे पक्षी उड़ रहे हैं, हो सकता है अभी भी उड़ रहे हो, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपूर्ण वर्तमान काल हमारा एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पक्षी उड़ रहे हैं, हो सकता है अभी भी उड़ रहे हो, तो अपूर्ण है लेकिन वर्तमान में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बना। अगला क्वेश्चन बताइए और क्या दिया गया है? नेक्स्ट हिंदी के परिचय से क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा भाषा का मौखिक रूप है? बताइए। मौखिक रूप बहुत आसान है, ये हिंदी है हमारी। ठीक है, इसे रटो मत, इसे समझो। रटने से क्वेश्चन नहीं होंगे, हिंदी के समझने से। मौखिक रूप बताना है कि जो हम बोलते कोई प्रयोग में करते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा? परिचर्चा। जैसे बैठ के बातें करते हैं, जो चर्चा करते हैं, तो मौखिक रूप ही तो है। पत्र और निबंध तो लिखने वाले रूप हो जाएंगे। तो जो हम ऐसी बैठ के चर्चाएं करते हैं, वो हमारा मौखिक रूप ही तो होता है। तो परिचर्चा कैसा रूप है? बताना। ऑप्शन नंबर बी हमारा परिचर्चा हमारा मौखिक रूप आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताइए। और इस तरह का क्वेश्चन आपने अगर कुछ भी करे होंगे तो आपने पूछा होगा। ये थोड़ा सा एडवांस है। क्या दिया गया है? हिंदी शब्दकोश में ज्ञानी दिया गया है। ज्ञ का
क्रम किस वर्ण के बाद आता है, लेकिन आपने कभी कभी क्या देखा होगा, आपको ये दे देता है कक्षा वाला 6 कि हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किसके बाद आता है, और आप सब क्या लगा देते हो आंसर। अगर आपने करा होगा तो बता रहा हूं, अगर नहीं किया है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बताइए, देखो ये जो क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, संयुक्त व्यंजन से हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। और आज हमेशा के लिए आप इन्हें कंप्लीट कर देना। ये पूछा गया है, इसके बाद पूछा जाएगा कभी कभी ये जो आपने देखा होगा, कभी कभी ये भी पूछा जाता है, और उसके बाद हो जाता है हमारा श्रेय। ये 4 ही पूछे जाएंगे कि किस वर्ण के बाद आते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो आपको क्या याद रखना है, चारों वर्ण को याद रखना है, ठीक है। इसे ऊपर वाले को जो एग्जाम में दिया गया है इसे भी अपना लिख लेते हैं। देखो कक्षा वाला जो 6, जब इसका हम खंडन करते हैं, इसे तोड़ते हैं, तो कै धन श में हम इसे तोड़ देते हैं। उसके बाद त्रय को तय और र में तोड़ देते हैं। श्रम वाला जो होता हमारा, ये हमारा स और र में आ जाते हैं। क्लियर है यहां तक। और जो दिया गया हमारा लास्ट में गया, इसे के तोड़ते हैं जय और अय्या में आ जाता है। इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट मैं जो आपको बता देना चाहता हूं, कभी भी क्वेश्चन बने, ये वाला कक्षा वाला 6 तो आपने बहुत बार देखा होगा, और आप रट के आधार पे क्या लगा देते हो, क्या लगा देते हो। तो क्या नहीं लगाना होता, करना क्या, देखो सुनो, इसके बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे देखो ये किसके बाद आता है, क्या के बाद। त्रय पूछा जाएगा, कभी भी जो हमारा संयुक्त व्यंजन त्रय पूछा आएगा तो बताना तय के बाद। श्रृंगार वाला स आएगा तो बताना स के बाद। और ये पूछा गया ज्ञा ज्ञानी तो बता देना जय के बाद। क्लियर है, खत्म कर देना। इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपको पता था, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो रटने की जरूरत नहीं है, इस तरह से ये क्वेश्चन टूट जाते हैं। 4 ही पूछे जाते हैं और 4 ही पूछे जाएंगे, क्योंकि यही होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। क्लियर है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन दिया गया है हमारा, कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति आ गई है। कितोल, खींचवेर, श्याम ने हून। कितोल होता केंचुआ, कहने का मतलब केंचुए को खींचकर, जो केंचुआ होता है वो सांप नहीं बन सकता। यही हमारा दिया गया है कि कितोल, खींचवेर, श्याम ने हून लोकोक्ति का अर्थ बताना है। केंचुए को खींचकर कभी वो सांप नहीं बन सकता, कहने का मतलब दिखावे से कोई बड़ा नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, दिखावा करना नहीं होता, रियलिटी पे जाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ब्राह्मणों से, और इस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। ब्राह्मणों से भी अन्य भी आते रहते हैं। क्या पूछा गया है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब दो समानार्थी शब्द आते हैं तो उसके बीच में हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। दो समानार्थी शब्द के बीच में पूछा है, तो दो समानार्थी शब्दों के बीच में आता हमारा योजक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे शब्द लिख देते हैं रातों रात, तो ये इस तरह से आ जाएगा। सही है, तो जब दो समानार्थी शब्द आते हैं तो तब किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का। जो अल्प विराम दिया गया है, इस तरह से हम अपना अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। आपको पता होगा जो हमारा विराम चिन्हों का राजा होता है, विराम चिन्हों का राजा किसे बोला जाता है, अल्प विराम को बोला जाता है। विराम चिन्हों का होता है, और अल्प विराम जो होता है ये हमारा संज्ञाओं के बीच में आता है, याद रखना। और ये हमारा शब्दों के स्थान पर आता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है शब्दों के स्थान पर, तो हमारा अल्प विराम या संज्ञा के बीच में आता तो अल्प विराम। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है समानार्थी शब्दों के बीच जो समान होते हैं, जैसे माता माता, पिता पिता, इस तरह से, ठीक, याद रखना। अर्ध विराम जो होता है हमारा कुछ इस तरह से बनाते हैं, ठीक। अल्प विराम से कुछ ज्यादा समय लगता है, उसे अर्ध विराम कहते हैं। और जो कोष्टक होता है, जो हमारे दिए गए हैं किसी चीज को सूचित करने के लिए या किसी को हल करने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्हों के बारे में आपको याद रखना है कि विराम चिन्ह जो हमने लिए किस भाषा से लिए, तो अंग्रेजी से लिए गए हैं, आपको याद रखना है। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट है। आपके सामने क्वेश्चन है, आपको बताना है, बताइए क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है,
इस तरह के क्वेश्चन आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो देखे होंगे। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। इसमें बताने हैं विशेषण है, कितने विशेषण हैं इस पूरे वाक्य में। वह आदमी जो कल आया था, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। इसमें हमारे कितने विशेषण होने वाले, ये क्वेश्चन हमसे इस तरह से पूछा गया और इस तरह से क्वेश्चन बनते भी रहते हैं। तो पहले तो याद रखना, पहला वाला जो वह दिया गया है हमारा, ये सही है, वह आदमी, तो ये हो जाएगा हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो एक तो हमारा वह हुआ सार्वनामिक विशेषण, एक हुआ। दूसरा दिया गया है घर आपके, ठीक है, तो घर की विशेषता है आपके घर, तो एक बना आपके। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है बड़ा ठग, ये बना हमारा गुणवाचक। तो आपके और वह तो बने हमारे सार्वनामिक विशेषण, और बड़ा ठग क्या बना हमारा गुणवाचक विशेषण। ये भी आपको याद रखना है। तो टोटल कितने बने, ये बने हमारे 3। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। तो कितने निकले इसमें टोटल हमारे विशेषण, 3 विशेषण निकले। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो अब हमारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें और पूछा गया शत्रु के लिए सही पंक्ति को चुने। पर्यायवाची शब्द बताने हैं जो हमारे शत्रु के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। शत्रु के महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द होते हैं, अन्य में आपको याद रखना, जैसे दुश्मन तो होता ही है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद एक बोलते अमित्र, जो मित्र ना हो। बैरी दुश्मन होता है। नेक्स्ट प्रतिपक्षी, कहते हैं ना जो दूसरे पक्ष का हो। अरि, अरि के बाद नेक्स्ट विपक्षी, जो दूसरी पार्टी का हो, विपक्ष का हो। अगला शब्द अराती, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, किसका होता है हमारा शत्रु का पर्यायवाची होता है। और जो आसान हो जाएगा, ये तो बिल्कुल आसान है, आपको पता है, जो होता हमारा विरोधी दुश्मनी होता है। उसके बाद नेक्स्ट होगा रिपु। नेक्स्ट ये हमारे कंप्लीट हो गए। अब देख सकते हैं जो दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, देखो रिपु भी है, अरि भी दिया गया है और दुश्मन भी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अन्य शब्द भी आपको याद रखना, जैसे एराती किसका होता है, तो ये हमारे दुश्मन का होता है, महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपके लिए नया हो। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, शुद्ध वर्तनी बताइए कौन सा हमारा सुधरूप होने वाला है। वर्तनी से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा सुधरूप दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सुधरूप दिया गया है मुमूर्षा, बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है मुमूर्षा। नेक्स्ट बताइए, ग्रीस के लिए सही संधि विच्छेद बतानी है, कौन से रूप में हमारी शुद्ध संधि विच्छेद दी गई है। ग्रीस कौन सा शब्द है हमारा जो शुद्ध रूप दिया गया है, बताइए। ग्रीस हो जाएगा गिरिधन ईस, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मात्रा सही लगी हुई है, मात्राओं का हेर फेर नहीं है, सही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही दिया गया है, ग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, निम्नलिखित में तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। कौन सा शब्द है जो तत्सम है। साटिका, रस्सी, रैन और सरसों। देखो सरसों नहीं है, रस्सी भी नहीं है, ये दो तो नहीं होना। ऑप्शन नंबर ए या सी में से बताओ कौन सा हमारा होने वाला है जो तत्सम का बिल्कुल शुद्ध रूप है। तो जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए हमारा साटिका शुद्ध रूप है तत्सम का। आपको कमेंट में बताना कि ये होता किसका है, बहुत आसान है, पहले भी कई बार आ चुका है अब तक, और ये फिर आया है। इसी तरह के क्वेश्चन है जो हमारे एग्जामों में रिपीट होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, निंदा का निम्नलिखित में से कौन सा सही विलोम शब्द होगा। विपरीतार्थी क्वेश्चन पूछा गया है, निंदा का कौन सा हमारा शुद्ध रूप होने वाले हैं, बताइए। सब में स्तुति लिखा हुआ है, लेकिन कौन सा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर जो दिया गया है स्तुति हमारा शुद्ध रूप है, बाकी जितने में भी लिखे हुए हैं सब हमारे अशुद्ध रूप है। ऑप्शन नंबर सी हमारा
आंसर बन जाएगा निंदा का स्तुति हमारा सही विलोम शब्द होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है और क्वेश्चन पूछा गया है अलंकार से। अलंकार हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, यहां से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते ही रहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है मुदित महीप मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा हमारा अलंकार होता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। अलंकार के बारे में आपको याद रखना है कि अलंकार का संस्थापक किसे बोला जाता है, संस्थापक, अलंकार का संस्थापक किस व्यक्ति को बोला जाता है। तो अलंकार के संस्थापक आते हैं हमारे आचार्य वामन। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना व्यक्ति का। अलंकार की शुद्ध परिभाषा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, आपको यह भी याद रखना है। तो यह की गई थी आचार्य दंडी द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है आचार्य दंडी। इनकी महत्वपूर्ण रचना आती है, इनकी रचना का क्या नाम है, 10 कुमार चरित्र। 10 कुमार चरित्र इनकी महत्वपूर्ण रचना कई बार हमारे एग्जामों में पूछी गई है। उसके बाद नेक्स्ट, ये किसके दरबार में रहते थे, तो बताना ये नरसिंह बर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। नरसिंह बर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे आचार्य दंडी, जिन्होंने अलंकार की शुद्ध परिभाषा दी थी। उसके बाद नेक्स्ट अलंकार से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अलंकार का सम्राट किसे बोला जाता है, या अलंकार का बादशाह किसे बोला जाता है। उसके बाद या अलंकार का सुल्तान किसे बोला जाता है। तो तीनों ही नाम एक ही व्यक्ति के हैं, ठीक है। किसे बोलते हैं हम, केशव दास, केशव दास, ठीक। और केशव दास किस काल से संबंधित है, तो ये बताना केशव दास रीति काल के हमारे सबसे बड़े कवि बताए जाते हैं केशव दास। और सर्वप्रथम अलंकारों का प्रयोग हमारा रीति काल में ही हुआ था। अगर काल से पूछा जाए तो भी आपको याद रखना है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सजावट करना। शाब्दिक अर्थ सजावट करना। कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची, जैसे अलंकार को हम आभूषण भी बोल देते हैं, अलंकार आभूषण होते हैं, अलंकारी गहना होते हैं, अलंकारी जेवर होते हैं, जेवर। उसके बाद नेक्स्ट यही हमारे पदक होते हैं। तो ये सब हमारे अलंकार के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है। इतनी जानकारी याद रखना। क्वेश्चन देखते हैं तो देखो कितना आसान है, ठीक है। मैं की आवृत्ति हुई है और आगे से की आवृत्ति हुई है। और जो शब्दों की आवृत्ति होती है और शब्द में भी क्या होती है, व्यंजनों की आवृत्ति, तो किसमें होती है, हमारे अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। अनुप्रास अलंकार हमारा एक शब्द अलंकार है, इतना आपको याद रखना है। अनुप्रास अलंकार के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अनुप्रास अलंकार के हमारे कितने भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के भेद कितने भेद होते हैं हमारे अनुप्रास अलंकार के, तो अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं। कई बार पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रास अलंकार का भेद है या कौन सा नहीं है। तो इसके 5 भेद होते हैं। एक होता है आपका छेका अनुप्रास अलंकार, दूसरा होता है लाटा अनुप्रास अलंकार, आपने इससे उदाहरण देखे होंगे। नेक्स्ट होता है वृत्तीय अनुप्रास अलंकार, नेक्स्ट श्रुति अनुप्रास अलंकार, और लास्ट होता है अंत्य अनुप्रास अलंकार। तो छेका लाटा वृत्तीय श्रुति अंत्य किसके अंग हैं, तो बताना ये हमारे अनुप्रास अलंकार के अंग हैं। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हुआ। ये अलंकार के बारे में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी थी, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है क्या दिया गया है। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है, यहां कुशाग्र में कौन सा विशेषण है, बताइए। कुशाग्र में हमारा कौन सा विशेषण ये होने वाला है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, बताइए। कुशाग्र दिया गया है। नेक्स्ट और भी चीजें दी जा सकती है, जैसे न्यायी होता या सर्वोत्तम, सर्वोत्तम के कुशाग्र सर्वोत्तम या न्यायिक है, या कुछ भी हो सकता है, अनुचित, सीधा, अच्छा, बुरा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएगा। जो दिया गया कुशाग्र क्या है, ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, गुणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट
बताइए, अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। और क्या पूछा गया है? बीता हुआ क्षण, बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, वाक्य क्या है? बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, इसमें हमारा कौन सा वाक्य है? सरल, मिश्र या संयुक्त? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए। बीता हुआ क्षण सदा के लिए चला गया, क्या हमारा आंसर होने वाला है? क्वेश्चन पूछा गया है हमारा रचना के आधार पर वाक्य भेद से। रचना के आधार पर वाक्य भेद हमारे कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा हमारा मिश्र वाक्य। सरल, संयुक्त और मिश्र, ये हमारे रचना के आधार पर होते हैं। और जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है बीता हुआ क्षण सदा के लिए गया, वाक्य में कौन सा होगा हमारा? तो बताना। सरल वाक्य हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन, बताइए। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में कृतवाच्य वाक्य का चयन कीजिए। कौन सा ऑप्शन हमारा जो कृतवाच्य है? क्लियर है? बताना है हमारा कृतवाच्य है। इसका आंसर आपको देना है, ये आपके लिए है, आपको बताना है। आप सीरीज के साथ जुड़ो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। उसके बाद मिलते हैं एक और जोरदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।